पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स करवाया था और वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में क्या था, वन डायमेंशन के अलॉन्ग एक पार्टिकल मूव कर रहा था और बॉक्स के अंदर पार्टिकल फ्री था, बॉक्स की वॉल्स रिजिड थी, तो पार्टिकल उन बॉक्स की वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता था, इसलिए पार्टिकल वाज बाउंड टू मूव विद इन द बॉक्स ओनली। तो पार्टिकल रेस्ट्रिक्टेड था कि बॉक्स के अंदर ही मूव करे, पार्टिकल फ्री था लेकिन बॉक्स के अंदर। उस केस में हमने क्या किया था, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म करी थी और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हम क्या चीज़ निकालते हैं, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर की हेल्प से करते हैं और उसमें दो चीज़ निकालते हैं, एक तो एनर्जी आइगन वैल्यू और एक आइगन फंक्शन। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन दो चीज़ निकालते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन ये हमने निकाले थे। तो हम एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कर रहे थे। अब सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, जो कि है वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। तब किसकी लेते हैं हम, श्रोडिंगर की पोटेंशियल स्टेप लेते हैं। जैसे आपकी सीढ़ी होती है, सीढ़ी को स्टेप कहते हैं ना, स्टेप्स, तो वही सीढ़ी उसी तरह की। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने एकदम सीढ़ी आ जाए, तो न्यूक्लियर उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसी सीढ़ी तो नहीं आती, लेकिन इस तरह का है कि पार्टिकल ये स्टेप आ गया, तो यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है और उसकी कोई सर्टेन एनर्जी है ई, और उसके सामने ये बैरियर आ गया, उसकी कोई एनर्जी है ई और उसके सामने एकदम बैरियर आ जाता है, और बैरियर की हाइट सपोज कुछ है पर्टिकुलर v0, ऐसा आ गया। तो डिपेंड करता है दो कंडीशन में, एक तो ई ग्रेटर देन v0 हो सकता है और एक ई लेस देन v0 हो सकता है। तो हम दोनों केस लेंगे एक एक करके। तो पहले पोटेंशियल स्टेप को समझ लेते हैं कैसे है। ये देखो यहाँ पे मैं चित्र में पोटेंशियल स्टेप बना रखा है। ये आ गया पोटेंशियल स्टेप, और इसमें मैंने क्या दिखा रखा है, इसमें मैंने दिखा रखा है, देखो ये एक पार्टिकल आ रहा है, इसकी एनर्जी ई है। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के साथ हमेशा वेव एसोसिएटेड रहती है, इसलिए मैंने डॉट 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 करके एक वेव भी बना रखी है। देखो ये हल्की सी वेव दिख रही है पार्टिकल में, इसमें वेव भी दिख रही है। तो पार्टिकल इधर से आ रहा है, इस साइड से पार्टिकल आ रहा है ऐसा, और इसके सामने एक रुकावट आ जाती है किस हाइट की, वी और वी नॉट हाइट की, यानी इसके सामने एक पोटेंशियल आ गया जिसकी शेप क्या है, वी नॉट हाइट, वी नॉट का एक पोटेंशियल आ गया जो इसे रोक सकता है। तो हमारे पास दो रीजन हो गए, एक तो रीजन हो गया ये वाला, एक तो रीजन हो गया ये सारा इधर का ये वाला। इसमें तो पार्टिकल के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो पार्टिकल फ्री है। तो ये रीजन कौन सा हो गया, फ्री रीजन हो गया, ये तो फ्री रीजन हो गया। इसमें पोटेंशियल क्या है, जीरो, फ्री रीजन, इसलिए फ्री रीजन को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखते हैं, v0। इसे हमने फर्स्ट रीजन कह दिया, फर्स्ट रीजन। और इसमें वेव फंक्शन सपोज साई1 था। सेकंड रीजन में ये पूरा का पूरा सेकंड रीजन हो गया, ये स्टेप है। तो यहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या है, v0 ही है। और क्योंकि वन डायमेंशन ले रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल वन डायमेंशनल होगा, और इसका वन डायमेंशन में जनरली हम x लेते हैं, x एक्सिस। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या लगेगा, vx, v विल बी अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे vx इक्वल टू 0, यहाँ पे vx इक्वल टू v0 कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगा, क्योंकि पूरे हर जगह इसकी हाइट बराबर है। तो सेकंड केस में, सेकंड उसमें रीजन में, ये सेकंड रीजन है, इसमें v पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, v0, और यहाँ सपोज वेव फंक्शन है साई2। तो अब
फिर से देखते हैं केस को, क्या केस है हमारे पास है कि एक पार्टिकल है एनर्जी ई का, एक पार्टिकल एनर्जी ई का ये जा रहा है और ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, पोटेंशियल बैरियर की तरफ, तो पोटेंशियल स्टेप की तरफ। तो एक पोटेंशियल स्टेप आ गया इसके सामने, जिसे स्टेप पोटेंशियल भी कह देते हैं, पोटेंशियल स्टेप भी कह सकते हैं, स्टेप पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ एक पार्टिकल जा रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहेगी, पार्टिकल को वेव कहेगी। तो जब भी वेव किसी चीज़ पे पड़ती है और उसके सामने एक पोटेंशियल बैरियर आता है, या कोई जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ गया, तो वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो उसी वेव की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पोटेंशियल स्टेप आ गया, इसमें पोटेंशियल आ गया, वो उसकी हमने किस उस पर माना, ओरिजिन पे x=0 पे। तो यहाँ ये जो पोटेंशियल स्टेप आया, इसकी हमने वो क्या मान ली, लोकेशन x=0। x=0 पर सडन पोटेंशियल स्टेप आ गया हमारे सामने। तो क्योंकि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, तो हम मान सकते हैं कि ये पार्टली रिफ्लेक्ट होगा और पार्टली ट्रांसमिट होगा, परावर्तन और पारगमन। तो पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पार्टली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, या रिफ्रैक्ट भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन का हो या रिफ्रैक्शन का हो, एक ही बात है। कहाँ पे होगा ये, बाउंड्री पे, x=0 पे, यहाँ पे। तो ये वेव आ रही थी, सपोज ये वेव आ रही थी ऐसे करके यहाँ आई, तो पार्टली तो रिफ्लेक्ट हो सकती है और पार्टली क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। इस तरह से इस बाउंड्री पे एकदम सडन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसे आगे देखते हैं, इस केस को कंसीडर करते हैं। तो रीजन 1 में, फर्स्ट रीजन में या पोटेंशियल कितना है, फर्स्ट रीजन में v0 है, वेव फंक्शन क्या है, psi1। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, -h×2m। वन डायमेंशन में होती है del² psi / del x² प्लस v psi = e psi, ये होती है। इसे 2m/h² से अगर मल्टीप्लाई कर दो, वो भी माइनस साइन के साथ, -2m/h² से, तो ये इक्वेशन बन जाती है del² psi / del x² प्लस 2m डिवाइडेड बाई h² e psi = v psi, ऐसे हो जाती है। या e - v psi कर दो, e - v psi, इस तरह की कुछ हो जाएगी। तो पहले रीजन में, फर्स्ट रीजन में v0 है, तो फर्स्ट रीजन में ये जो v है ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, पार्ट ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन में इक्वेशन क्या हो जाएगी, और साई के स्थान पे क्या आएगा, psi1। फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन क्या बना, psi1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी del² psi / del x² प्लस 2m/h² e psi1 = 0। ये फर्स्ट रीजन में इक्वेशन हो गई, क्योंकि फर्स्ट रीजन में जो है आपका v क्या है, 0 है। ठीक है, फर्स्ट रीजन की इक्वेशन बन गई। अब आगे देखते हैं सेकंड रीजन में क्या बनेगी। सेकंड रीजन में ये भी देख लो, सेकंड रीजन जो है इसमें vx की वैल्यू v है, तो यहाँ पे इनफैक्ट e - v psi1 था, ये इक्वेशन बनी थी। और फर्स्ट रीजन में v0 था, लेकिन सेकंड रीजन में v की जगह पे क्या है, v0, इसलिए v0 आ जाएगा। और वेव फंक्शन सेकंड रीजन में क्या है, साई क्या है वेव फंक्शन, psi2। तो सेकंड रीजन में इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी, यही वाली इक्वेशन बनेगी, बस यहाँ पे e - v0 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रीजन में v0 था और सेकंड रीजन में v की वैल्यू क्या है, v0 है, v0 है, तो v0 आ जाएगी। तो सेकंड रीजन में ये इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गई। अब इसमें आप कांस्टेंट मान लीजिए 2me को p1² मान लो, इसे हमने मान लिया p1²।
इसी तरह से 2me माइनस v0 को इससे मान लिया p2 स्क्वायर, ये मान लिया, ठीक है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर मान लिया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, डेल स्क्वायर साई 1 डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस p1 डिवाइडेड बाई एच क्रॉस होल स्क्वायर साई 1 इक्वल्स 0। पहली इक्वेशन हो जाएगी जो मैंने नीचे लिख रखी है, ये लिख रखी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ये रही, इन्हें इक्वेशन नंबर 4 और 5 मान लिया। और इस तरह की इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, इसे ये सपोज ओमेगा स्क्वायर हो गया, मान लिया ये हो गया ओमेगा 1 स्क्वायर, और इसे मान लो सपोज ओमेगा 2 स्क्वायर। तो ये उसी तरह की इक्वेशन होगी जो SHM की इक्वेशन आती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स 0, ऐसे आ गई। तो इसका सॉल्यूशन आपको ध्यान होगा, y इज इक्वल टू ए ई टू पावर आई ओमेगा एक्स होता है। इस तरह का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और ओमेगा हमारी इक्वेशन में क्या है, p1 बाई एच है पहली वाली में, p1 बाई एच क्रॉस, दूसरी में क्या है p2 बाई एच क्रॉस। तो इस तरह का सॉल्यूशन आएगा ए ई टू पावर आई p1 बाई एच क्रॉस एक्स या ए ई टू पावर आई p2 बाई एच क्रॉस एक्स, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू या तो p1 बाई एच है या p2 बाई एच है, इस तरह से। तो एक जनरल सॉल्यूशन हमारा ये जो मैंने अभी बोल रहा था इस तरह का आएगा। लेकिन इसे और अच्छा बनाने के लिए सॉल्यूशन को ये टर्म और ऐड कर लो कोफिशिएंट पे, ए ई टू पावर सपोज ए इस तरह का होगा, ए ई टू पावर आई थीटा 1 प्लस बी ई टू पावर माइनस आई थीटा 1, कुछ इस तरह का हो गया। तो अगर ये केवल साइन इक्वेशन बनेगी, सपोज ये रिजल्टेंट जो है साइन इक्वेशन आ रहा है, सपोज साई 1 की वैल्यू साइन में आ रही है, सपोज ये साइन में आना है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो साइन थीटा टर्म कट जाएंगी, कॉस थीटा वाली बचेगी। और अगर आंसर केवल साइन थीटा में आना होगा तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, बी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, इस तरह से। तो ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है। तो पहली वाली इक्वेशन का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको अभी समझाया, पहले भी समझाया था। इसी तरह से इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखा जा सकता है। सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या लिख सकते थे आप, सबसे सिंपल सॉल्यूशन लिख सकते थे साई 1 इज इक्वल टू ए साइन p1 x p1 बाई एच क्रॉस एक्स। इनफैक्ट मुझे ये लिखना चाहिए था, मैं हटा देता हूँ, मुझे p1 बाई एच क्रॉस पहले लिख लेना चाहिए था, ऐसे लिख लेना चाहिए था, साइन p1 बाई एच क्रॉस एक्स, क्योंकि सबसे आसान सॉल्यूशन होता है ए साइन ओमेगा एक्स। ये रहा, यहाँ पे ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। इस तरह का सॉल्यूशन लिखना चाहिए। तो ये आ गया। और जनरल लिखना है जिसमें साइन कोसाइन भी हो सकता है, सपोज कोसाइन भी इंक्लूड करना हो, तो ये ई टू द पावर में लिया ई टू पावर आई एच क्रॉस बाई एक्स। और ज़्यादा जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो दो टर्म ऐड कर लो, ई टू पावर आई और ई टू पावर माइनस आई की। यही हमने किया है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिख लिया हमने दोनों इक्वेशंस के, साई 1 और साई 2 के। यहाँ पे जो ए बी सी डी हैं, ये कोई भी कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट। ए बी सी डी के बारे में हम पता नहीं क्या है, हमने मान लिए अननोन कांस्टेंट्स। ए बी सी डी हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ए बी सी डी आर कांस्टेंट। इन्हें निकालें कैसे, इन्हें निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशंस लगा सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन पहली क्या है, पहली बाउंड्री कंडीशन देती आपको, देखो ध्यान होगा, ये जा रहा है ये ऐसे, ये स्टेप पोटेंशियल है। तो यहाँ से अगर वेव आ रही है तो ये वेव
यहाँ पे पार्टली तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है, वापस जा सकता है रिफ्लेक्ट होके, और थोड़ा पार्ट ट्रांसमिट हो सकता है इसका। ये मैंने नीचे बना दिया, इनफैक्ट होगा ऊपर ही, उसी के सामने होगा। तो थोड़ा सा पार्ट तो ट्रांसमिट हो गया और थोड़ा सा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि बाउंड्री थी, यहाँ पे बाउंड्री थी। तो इनफैक्ट था क्या, ये था, ये था, ये था, ये एक वेव आ रही है, ये वेव आई, ये ऐसे जा रही है वेव, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस बाउंड्री से इधर की तरफ, और ट्रांसमिटेंस हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन ये था फर्स्ट रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी। फर्स्ट रीजन में क्या, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। और सेकंड रीजन में क्या होगा, सेकंड रीजन में केवल ट्रांसमिटेड रे होगी, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं आगे, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी। तो सेकंड रीजन में क्या होगा, केवल ट्रांसमिटेंस, केवल ट्रांसमिट होगी रे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो प्लस एक्स वाली टर्म है, ये दिखा रही है इस डायरेक्शन में मोशन, और किस रीजन में, फर्स्ट रीजन में। ये है फर्स्ट रीजन, ये है फर्स्ट रीजन, और ये है सेकंड रीजन। तो ये तो दिखा रही है पहली वाली टर्म ऐसे मोशन, और दूसरी वाली टर्म जो है ये जो इसमें नेगेटिव आ गया, ये दिखा रही है इधर की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ मोशन। साई टू सेकंड रीजन को बिलोंग करता है। तो साई टू में जो सी वाली टर्म है, कौन सी टर्म है, दोबारा दिखा देता हूँ, या दोबारा बना देते हैं, ये आ गया। पहले रीजन में क्या था, ए वाली टर्म क्या थी, ए वाली टर्म तो ये वाली थी जो इंसिडेंट हो रही है, और बी वाली टर्म क्या थी, माइनस एक्स में थी, तो इधर है, ये फर्स्ट रीजन था। और सेकंड रीजन में सी वाली टर्म प्लस वाली है, तो सी वाली टर्म ये होगी, और डी वाली नेगेटिव है, तो डी वाली ये होगी। यानी सेकंड रीजन में, सेकंड रीजन जो है, सेकंड रीजन, इसमें ये तो है इधर की तरफ राइट साइड जाती हुई, यानी ट्रांसमिटेंस इस बाउंड्री से ट्रांसमिट होकर आई है, और ये आगे कहीं बाउंड्री होगी तो उससे रिफ्लेक्ट होकर आई है। लेकिन इसमें बाउंड्री तो ही नहीं आगे, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री। जब बाउंड्री नहीं है तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो बाउंड्री ना होने का कारण सेकंड रीजन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो रे ट्रांसमिट हुई है बस वही चलती रहेगी, इसलिए नेगेटिव वाली टर्म नहीं आएगी सेकंड रीजन में। तो ये जो डी वाली टर्म है, डी जिसमें मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये टर्म सेकंड रीजन में नहीं आएगी, क्योंकि माइनस एक्स को बिलोंग करती है ये। तो सेकंड रीजन में देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन इन दिस सेकंड रीजन, बिकॉज नो बाउंड्री एग्जिस्ट। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी बाउंड्री देयर विल नॉट बी एनी रिफ्लेक्शन इन दिस सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन सही है, इसमें इंसिडेंट हो गई और रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन सेकंड में तो केवल क्या होगा, ट्रांसमिटेंस ही होगा, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं बाउंड्री नहीं है आगे। तो इसलिए ये जो टर्म है डी वाली, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी सेकंड रीजन में, इसलिए इस टर्म को हटाना पड़ेगा। तो हम साई टू को केवल कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसका कारण क्या था, बाउंड्री ये रही, इसमें तो था ये दोनों तरफ है प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स ये है और माइनस एक्स ये है, लेकिन इसमें तो केवल ट्रांसमिटेड रे है, ये प्लस एक्स वाली है, इसमें देयर विल बी नो माइनस एक्स रे, क्योंकि ये कहीं से रिफ्लेक्शन होकर आ ही नहीं सकती, तो माइनस एक्स नहीं होगा इसमें। इसलिए साई टू की वैल्यू केवल लिखी जाएगी ऐसे, सी डी जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये डी जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, आपका साई वन भी आ गया, साई टू भी आ गया। और अब आपको पता है कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जो होता है साई, वो फाइनाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, साई मस्ट बी कॉन्टीन्यूस, डेल साई एंड डेल एक्स और साई मस्ट बी कंटिन्यूस। ये मैंने आपको सेटिस्फैक्ट्री जो वेव फंक्शन था, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। एक तो साई फाइनाइट होना चाहिए, एक साई क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। जब साई फाइनाइट होगा तो डेल साई बाई डेल एक्स भी फाइनाइट होगा, और जब साई कॉन्टीन्यूस होगा तो डेल साई बाई डेल एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो यहाँ कंडीशन कौन सी लगाएंगे हम, साई एंड डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी कॉन्टीन्यूस एट बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या है, ये जो बाउंड्री थी, ये स्टेप पोटेंशियल था, अगर ये वेव फंक्शन को यहाँ पे ऐसा आ रहा है शेप, तो ये सेकंड रीजन में भी यहीं से शुरू होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपका फर्स्ट रीजन में तो आ रहा है, मान लिया फर्स्ट रीजन में तो वेव फंक्शन आ रहा है ऐसे, और सेकंड रीजन में यहाँ से शुरू हो जाए और बीच में कोई इनका कनेक्शन ना हो, तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ये होना चाहिए कि अगर स्टेप पोटेंशियल कोई भी बाउंड्री आती है तो ये जो वेव फंक्शन जहाँ पे ये सेकंड रीजन में यहीं से शुरू होना चाहिए, ये बाउंड्री पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना। तो ये साई में भी होनी चाहिए कंटिन्यूटी, और डेल साई बाई डेल एक्स में भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सो साई एंड डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस एंड बाउंड एट बाउंड्रीज। तो हमने जो माना था ऐसे माना था वेव फंक्शन, ये स्टेप पोटेंशियल था। इस रीजन में हमारा वेव फंक्शन साई 1 था और इस रीजन में साई 2 था, और आपको पता है कि ये जो बाउंड्री थी ये x = 0 पे थी, और हमें पता है कि x = 0 पे वेव फंक्शन क्या होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस। तो साई 1 कहाँ तक पहुँच रहा है, साई 1 इस बाउंड्री तक पहुँच रहा है और साई 2 भी बाउंड्री तक पहुँच रहा है। तो इसका मतलब बाउंड्री के ऊपर साई 1 और साई 2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी तो उसी जगह से कंटिन्यूस होगा। तो मान लिया बाउंड्री थी, ये बाउंड्री थी, और साई 1 ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है सबको साई 1, ये साई 1 था, तो साई 2 भी यहीं से शुरू होना चाहिए, यहाँ से ये साई 2 होना चाहिए। तो ये होनी चाहिए बाउंड्री पे बिल्कुल एग्जैक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूएशन का होने के लिए क्या है, साई का, ये बेसिकली व्हाट इज साई 1, साई 1 इज साई इन फर्स्ट रीजन। साई 1 क्या है, हमने वेव फंक्शन जो फर्स्ट रीजन में उसे साई 1 कह दिया है, तो साई की वैल्यू है फर्स्ट रीजन में, और साई 2 क्या है, ये भी साई की वैल्यू है सेकंड रीजन में। और साई क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए बाउंड्री पे। इसका मतलब साई 1 और साई 2 मस्ट बी इक्वल एट x = 0 बाउंड्री पे। तो यही हमने लिखा है कि बाउंड्री पे साई 1 और साई 2 दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। साई 1 शुड बी साई 2 एट x = 0, और डेल साई बाई डेल एक्स भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब डेल साई 1 बाई डेल एक्स भी डेल साई 2 बाई डेल एक्स के बराबर होना चाहिए x = 0 पर। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास। कौन कौन सी, हाँ बाउंड्री कंडीशन है ये दोनों, ये। तो अब हमें साई 1 की वैल्यू भी पता है और साई 2 की भी पता है, जो ऊपर अभी हम दिखा देंगे इक्वेशन। साई 1 भी पता है और साई 2 भी पता है, तो इन्हों बाउंड्री कंडीशन लगा दो। साई 1 की वैल्यू साई 2 के बराबर रख दो एट x = 0 पे, और इनका डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो डेल साई 1 बाई डेल एक्स निकाल लो और डेल साई 2 बाई डेल एक्स निकाल लो, इनके डिफ्रेंशिएशन करके, और इन्हें भी बराबर रख दो एक दूसरे के, किस पे, x = 0 पे। तो अब यही करने जा रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, साई 1 = साई 2 रखते हैं पहले। देखो ये साई 1 है और ये साई 2 है, तो हमें क्या करना है, साई 1 इक्वल्स साई 2 एट x = 0 ये रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे x = 0 रख दो साई 1 में, यहाँ पे x = 0 रख दो, और यहाँ साई 2 में x = 0 रख दो, और फिर साई 1 को साई 2 के बराबर रख दो। तो क्या आ जाएगा, e⁻01 e⁻01 e⁻01, तो साई 1 तो हो जाएगा a + b,
और साई टू हो जाएगा सी, किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो आप रख दोगे ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये रख दिया आपने, ए प्लस बी इक्वल सी। अब आपने क्या किया, डेल साई वन बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली, साई वन को डिफ्रेंशिएट कर दिया पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो ये आ जाएगा, और साई टू को डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली तो ये आ जाएगा। और आपको पता है इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, डेल साई वन बाई डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल साई टू बाई डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये रहा। तो इन दोनों में एक्स इक्वल टू 0 रख दो और दोनों की वैल्यू बराबर रख दो, यानी यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 0 रख दो, और यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 0 रख दो, और दोनों की वैल्यू क्या रख दो, बराबर। जैसे बराबर रखोगे तो आपका आ जाएगा ये P2C इक्वल टू P1 A माइनस बी, और एक आ गई A प्लस बी इक्वल टू सी। यहाँ है A माइनस बी, यहाँ है A प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दो तो B कट जाएगा, जब B कट जाएगा तो C और A बच जाएंगे, यानी एडिंग दिस टू, या पहली वाली इक्वेशन को P1 से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर दो, या इस इक्वेशन को अगर चेंज करना है तो अच्छे चेंज कर लो, इसे लिख लो A माइनस बी इक्वल्स P2 अपॉन P1 C, ऐसे लिख लो। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, A प्लस बी इक्वल्स C, ऐसे ये थी। इन दोनों को ऐड कर दो तो B से B कट जाएगा, 2A इक्वल्स 1 प्लस P2 अपॉन P1 इंटू C, ये आ जाएगा। इससे C की वैल्यू निकाल लो तो C की वैल्यू आ जाएगी है 2P1A डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ये C की वैल्यू आ जाएगी। इस C की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना, या A प्लस बी इक्वल टू C में रख दो, इस C की वैल्यू को यहाँ रख दो, इस C की वैल्यू को इसमें रख दो, या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, तो इससे आपकी B की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी B की वैल्यू आ गई ये, C की वैल्यू आ गई है। अब देखो C की वैल्यू भी A की टर्म्स में आ गई, B की वैल्यू भी A के टर्म्स में आ गई। पहले आपके कोफिशिएंट कितने थे, A B C D, सबसे पहले हमने D को गायब किया। हमने कहा कि सेकंड रीजन में, जो सेकंड रीजन था, ये सेकंड रीजन था, इसमें रिफ्लेक्टेंस नहीं होगा, इसमें रिफ्लेक्टेंस 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, तो उससे तो हमारा D गायब हो गया था। अब हमने क्या किया, C को भी A के टर्म्स में निकाल लिया और B को भी A के टर्म्स में निकाल लिया। अगर हमें A पता लग जाए, केवल A पता लग जाए, तो हमें C की वैल्यू पता लग जाएगी और B की वैल्यू पता लग जाएगी। तो पहले हमारे पास 4 अननोन थे, A B C D, फिर हमने एक अननोन D हटाया, अब हमने 3 अननोन बचे थे A B C, तो उसमें से भी अब एक ही अननोन रह गया बस। हमें बस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बाउंड्री कंडीशन लगाने से फ़ायदा हुआ, A की वैल्यू पता लगता है, B और C की वैल्यू अपना पता लग जाएंगी। तो अब अननोन एक रह गया। यहाँ B C क्या थे, रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं दोबारा, ये था स्टेप पोटेंशियल, ये जो इंसिडेंट हो रहा था वो तो A का कोफिशिएंट था। क्यों, क्योंकि साई वन में क्या था, साई वन में A मल्टीप्लाइड बाई समथिंग प्लस B मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ये था। तो ये तो था इंसिडेंट और ये था रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स के टर्म्स में था और यहाँ पे क्या थी टर्म, प्लस एक्स वाली थी। तो A था इंसिडेंट पार्ट और B था रिफ्लेक्टेड पार्ट, और इसमें C क्या था, ट्रांसमिटेड पार्ट, ऐसा था। तो ये थे A B C, तो यही लिखा है B and C represents the amplitudes of reflected and transmitted beams in terms of amplitude of incident beam। इंसिडेंट बीम का A है एम्पलीट्यूड, तो C क्या था, ट्रांसमिटेड वेव का था, और B क्या था, रिफ्लेक्टेड बीम का था। तो रिफ्लेक्टेड बीम का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ A, ट्रांसमिटेड वेव का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ C और इन टर्म्स ऑफ A फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम पहला केस लेते हैं, सपोज E ग्रेटर देन V0, E ग्रेटर देन V0। इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल था, इसकी जो एनर्जी थी, ये पार्टिकल आ रहा है, ये वेव आ रही है, पार्टिकल आ रहा है,
इसकी जो एनर्जी है ई, ये पोटेंशियल स्टेप की जो हाइट है वी, इससे ज़्यादा है, ई इज़ ग्रेटर देन वी जीरो। तो ई इज़ ग्रेटर देन वी जीरो का हम केस देखते हैं। तो आपको हमको पता है कि पी वन क्या था हमारा, 2m ये था, और पी टू क्या था, ये था 2m ई माइनस वी जीरो, स्क्वायर रूट के अंदर थे दोनों। साई वन आपका ये था, ये भी बताया मैं। तो जब साई वन ये है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, साई वन स्टार, ये आ जाएगा। जहाँ पे आई है, ये जो आई वाली टर्म है माइनस में हो जाएगी, यहाँ पे भी आई वाली टर्म माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। आई क्या होता है, आई की जगह पर माइनस आई लिख देते हैं। तो साई वन आपका ये है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना है, तो इस आई के स्थान पे तो माइनस आई लिख देंगे, और इस माइनस आई के स्थान पे प्लस आई कर देंगे, क्योंकि आई के स्थान पर माइनस आई कर देंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये हो जाएगा। अब इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दो, साई वन को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है, देखना, हम साई वन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो इसका एस सच आएगा, ए बाहर आएगा कांस्टेंट, ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही होता है, तो पूरा का पूरा एस सच लिख देंगे, और फिर कोफिशिएंट आएगा आई पी वन बाई एच क्रॉस, ये आ जाएगा कोफिशिएंट आई पी वन बाई एच क्रॉस। देखो ये आ गया आई पी वन बाई एच क्रॉस, तो ये साई वन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया इसका, ये वाला, इसका भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये रहा। और मैंने आपको बताया था जब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी करवाई थी कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, उससे आप डिफाइन करते हैं J इज इक्वल टू इसे आप डिफाइन करते हैं J इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2im साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ हमने सब निकाल रखा है। देखो फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साई वन लगा देंगे, साई वन स्टार डेल साई वन डेल साई वन स्टार, ऐसे लगा देंगे, वन 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 लगा देंगे। तो आपने देखो ये साई वन स्टार है, साई वन स्टार की वैल्यू ये रही, यहाँ साई वन है, साई वन की वैल्यू ये रही, यहाँ साई वन है, साई वन की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ साई वन स्टार है, साई वन स्टार की वैल्यू ये है। ये हमने सब निकाल रखी है, ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो और आपस में मल्टीप्लाई कर लो इन्हें। मल्टीप्लाई भी ऑर्डर में करेंगे, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी करना है, तो आप करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा ए सी, ए लेफ्ट साइड में रहेगा, ए ऑपरेटर है लेफ्ट से, प्लस ए डी, ए भी लेफ्ट में रहेगा देखो, फिर बी भी लेफ्ट में रहेगा, बी सी प्लस बी डी, इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ये लेफ्ट में ए, बी लेफ्ट में, तो लेफ्ट से ही ऑपरेटर होंगे हमेशा सी और डी पे, तो ये आ जाएगा ए सी। ये नहीं कि ए डी को आप डी ए नहीं लिख सकते, डी ए नहीं लिख सकते, ऐसे ऑर्डर वही रहेगा, पहले ए को ऑपरेट किया सी पे, फिर ए को ऑपरेट किया डी पे, फिर बी को ऑपरेट किया सी पे, बी को ऑपरेट किया डी पे, तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो जब आप ये लिखेंगे यहाँ से साई वन स्टार डेल साई वन बाई डेल एक्स, डेल साई वन बाई डेल एक्स स्टार, ये सारी वैल्यू आपने निकाल रखी है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का आपकी इक्वेशन ये होती है। तो फर्स्ट रीजन में इसकी जगह पर साई वन लगा दो, तो जे एक्स वन क्या मीनिंग, प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट रीजन हो जाएगी एच क्रॉस बाई 2im साई वन स्टार डेल साई वन बाई डेल एक्स। ये जो डेल है ये इनफैक्ट दिस इज डेल बाई डेल एक्स फर्स्ट वन डायमेंशन में, ये डेल, ये भी डेल बाई डेल एक्स है वन डायमेंशन में। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स है, ये डेल बाई डेल एक्स, ये क्या है, डेल बाई डेल एक्स, ये वैल्यू है यहाँ पे। तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे डेल के स्थान पे। अब इनसे अब हमारी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आ गई, ये वाली इक्वेशन, डेल के स्थान पे डेल बाई डेल एक्स रख दिया और डेल बाई डेल एक्स रख दिया, ये आ गई। तो इसमें वैल्यू है साई वन स्टार डेल साई वन बाई डेल एक्स, साई वन और डेल साई वन बाई स्टार बाई डेल एक्स।
ये सारी वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, ये निकाल रखी। देखो साई वन स्टार ये रही, डेल साई वन बाई डेल एक्स ये है, साई वन वैल्यू ये है, और डेल साई वन स्टार बाई डेल एक्स क्या है, ये है। ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दो। जब ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दोगे तो आपकी इक्वेशन केवल ये रह जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेना जैसे मैंने अभी बताया था, तो ये आ जाएगा केवल। बाकी ई टू पावर माइनस प्लस होकर जीरो होती रहेंगी। जैसे ई टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू पावर माइनस एक्स क्या होती है, ई टू पावर जीरो होती है। ई टू पावर जीरो क्या था, 1। तो इस तरह से एक्स फैक्टर आते रहेंगे, 1 होती रहेंगी। ई टू पावर सारी खत्म हो जाएंगी, आपका इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और ए स्टार बी स्टार क्या होता है, जैसा आपको मैंने बताया था साई स्टार साई मोड ऑफ साई स्क्वायर था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी तरह से ए स्टार क्या होता है, ए स्टार मोड ऑफ ए स्क्वायर, बी स्टार भी मोड ऑफ बी स्क्वायर, ये होता है ए स्टार है और बी स्टार भी, ये कॉन्स्टेंट्स इस तरह से हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म है ए और बी, तो P1 बाई एम के साथ ए और P1 बाई एम के साथ बी, ये वाली टर्म आपको बताया था पोटेंशियल स्टेप में। ए इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, बी इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, और सी इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसे। तो ये जो पहली वाली टर्म है, ये जो आई है, ये विद P1 बाई एम, ये फर्स्ट टर्म इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करती है, और P1 बाई एम के साथ ये वाली टर्म, ये सेकंड टर्म जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट करती है। मैंने अभी आपको बताया था ये ऐसे, ये ए था जो इंसिडेंट वेव हो रही थी, ये जो रिफ्लेक्ट होगी बाउंड्री पे बी था, और जो ट्रांसमिट हो रही थी वो क्या था, सी। इक्वेशन दोबारा देख लेना, तो ये ए बी सी थे इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी करंट इंसिडेंट बीम का क्या हो जाएगा, P1 बाई एम के साथ ये वाली चीज़, ये देखो यहाँ लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी करंट रिफ्लेक्टेड बीम, ये बी स्क्वायर को लिख दो किसके साथ, P1 बाई एम के साथ, तो ये लिख दिया। ये क्वेश्चन आ गई। ये तो थी फर्स्ट रीजन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये फर्स्ट रीजन की थी, तो साई वन था यहाँ पे, साई वन था यहाँ पे, साई वन था, साई टू था, साई वन था। अगर सेकंड रीजन की लेंगे तो साई टू कर देंगे, या सभी के साई टू लगा देंगे सेकंड रीजन में। तो सेकंड रीजन के लिए जो वेव फंक्शन था वो साई टू ये था, ऊपर हम निकाल चुके हैं। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, बहुत आसान है करना। और इस डिफरेंशिएशन का भी क्या ले लो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो ये, तो आई के स्थान पर माइनस आई आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे आई के स्थान पे माइनस आई आ जाएगा, ये आ गया। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये हो जाएगा नीचे वाला। 29 इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 28 एंड 27 इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 26। तो 27 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है 20 और 27 26 का है, और 29 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है 28 का। बिल्कुल वैसे ही अब सेकंड रीजन में करंट डेंसिटी निकाल लो, वही फार्मूला लगा दो, जहाँ साई वन था वहाँ साई टू रख दो, तो इस सेकंड रीजन में करंट डेंसिटी आ गई। यहाँ पे साई टू स्टार की वैल्यू ये है, डेल साई टू बाई डेल साई वन की वैल्यू ये है, साई टू की वैल्यू ये है, और डेल साई टू बाई डेल एक्स की वैल्यू आपकी ये है। ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दो। ये जब यहाँ रख दोगे तो सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी ये, यानी P2 बाई एम दिस, यानी P2 बाई एम बाई मोड साई, क्योंकि सी स्टार क्या है, मोड ऑफ सी स्क्वायर। तो ये आ गई। फर्स्ट रीजन में करंट डेंसिटी क्या थी, अभी दिखाई थी आपको। फर्स्ट रीजन में करंट डेंसिटी, फर्स्ट रीजन में करंट डेंसिटी आई थी ये, फर्स्ट रीजन में करंट डेंसिटी आई थी, और सेकंड रीजन में क्या आ गई, सेकंड रीजन में नहीं आ गई।
अब जो रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि कितना पार्ट इंसिडेंट वेव का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था, ये था ये कि जो इंसिडेंट वेव आ रही है इसका कितना पार्ट इंसिडेंट वेव का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पार्ट, ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पार्ट। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट अभी ऊपर हमने कितना निकाला था, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टेड पार्ट था P1/m इंटू मोड ऑफ बी स्क्वायर, और इंसिडेंट पार्ट क्या था P1/m अपॉन मोड ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया मोड ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए स्क्वायर। और मोड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू और इनकी वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, सॉरी बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाली थी आपने, ऊपर चाहो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। ऊपर ये हमने निकाली थी, ये निकाल रखी है, देखो ये बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल रखी है, ऐसे सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल रखी है। तो जो बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए है ये नीचे रखेंगे हम उसमें। कहाँ थे हम, यहाँ पे थे हम। ये जो बी की वैल्यू ये निकाली थी इसे इन टर्म्स ऑफ ए रख दो तो ये आ जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस या कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को कहते हैं ट्रांसमिटेंस टी। तो जैसे रिफ्लेक्टेंस क्या था, रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पार्ट, इसी तरह से ट्रांसमिटेड पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड पार्ट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पार्ट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। ट्रांसमिटेड पार्ट था वही सी वाला स्क्वायर वाला, और इंसिडेंट तो आपको पता ही है ए स्क्वायर वाला, दोनों को डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऊपर से रख दी, जो हमने पहले निकाली थी सी स्क्वायर की वैल्यू। कौन सी वाली, ये अभी आएगी, ये वाले, ये जो सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी नीचे रख दी। तो नीचे चलते हैं, ये सी की वैल्यू यहाँ रख दे, तो सी की वैल्यू यहाँ रखने पे आपका ये आ गया, ये टी आ गया। ट्रांसमिटेंस माने टी और रिफ्लेक्टेंस माने आर, क्या आ गया। इन दोनों इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि अगर आप इसमें इसे ऐड कर दें तो एलसीएम देखो सेम है, ऊपर का ऐड हो जाएगा, ऊपर भी P1 + P2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो P1 + P2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 + P2 होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी R + T क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये जो नीचे लिखा है R + T = 1, ऐड करके देख लेना, इन्हें 1 आ गया, एकदम सीधा ऐड करते ही 1 आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर आएगा वही नीचे आ जाएगा। तो इन इक्वेशन से हमें पता लगता है कि रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इस पे देखें P2 और P1 पे। तो जैसे जैसे R + T है ना, तो देखो P2 ये है, P1 ये है, ऊपर का, अब ऊपर के रिलेशन देखो, ये देखो, ये ऊपर के रिलेशन में क्या देखो, R है ये और T है ये। तो R में ऊपर क्या है, P1 - P2, ये अभी मैं नीचे डिस्कस करूँगा। R में क्या है, P1 - P2। तो देखो R में ऊपर क्या था, P1 - P2 का फैक्टर था ऊपर, और नीचे था P1 + P2, ये फैक्टर थे। तो जैसे जैसे सपोज P1 है 100 और P1 है 100 सपोज, और P2 है 1, तो P1 - P2 कितना हो जाएगा, 99।
ऊपर वाला पोर्शन 99 हो जाएगा। P2 हो गया सपोज 10, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ऊपर का फैक्टर। P2 सपोज हो गया 50, तो ऊपर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। P2 सपोज हो गया 90, तो P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 माइनस 90। तो जैसे जैसे P2 P1 की तरफ बढ़ता जाएगा, P1 के करीब आता जाएगा, वैसे वैसे R की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे P2 की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे R की वैल्यू क्या हो रही है, कम। और जब R की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कैसे? जैसे जैसे P2 इज अप्रोचिंग टू P1, P2 जैसे जैसे P1 की तरफ बढ़ रहा है, R की वैल्यू कम हो रही है। और जब P2 P1 के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो P2 क्या था और P1 क्या था, ये क्या है? तो ये हमने P2 किसे माना था? हमने P2 माना था इसे, और P1 माना था इसे। जैसे जैसे P2 P1 के करीब बढ़ेगा, P2 विल टेंड टू P1, वैसे वैसे R की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और जब P2 P1 के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो रही थी, 0। तो P2 कैसे कैसे बढ़ेगा, जब V0 कम होगा। जैसे जैसे V0 की वैल्यू कम होगी, वैसे वैसे P2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि E माइनस V0 है, E कांस्टेंट है। तो V0 की वैल्यू कम होने पे P2 की वैल्यू बढ़ रही है और R की वैल्यू कम हो रही है। तो ये तो होना ही है। जैसे जैसे V0 की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, R की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये भी नहीं हुआ इसका। जैसे जैसे V0 की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे R की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो इसे देख लेते हैं। ये था, ये पोटेंशियल वेरिएटर था। तो ये पोटेंशियल वेरिएटर जितना ऊंचा होगा, तो जितनी वेव आएगी उसका रिफ्लेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, जितना ऊंचा होगा। और जैसे जैसे पोटेंशियल वेरिएटर कम होता जाएगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो ई एनर्जी है, सारे पार्टिकल ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगी। इसमें सारे ऊपर से, इसमें और इसमें सारे ऊपर से निकल जाएंगे, क्योंकि कम है। और जैसे ही पोटेंशियल वेरिएटर बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे पार्टिकल ऊपर से निकल जाएंगे। यानी जैसे जैसे V0 कम होता जाएगा, इसकी हाइट माने क्या है, V0, इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी V0। तो जैसे जैसे V0 कम होगा, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेंस कम होगा, सारे निकलेंगे, ट्रांसमिटेंस बढ़ता जाएगा। ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे इसकी हाइट कम होती जाएगी, इसकी हाइट और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, तो वैसे वैसे सारे पार्टिकल में ट्रांसमिटेंस बढ़ता जाएगा, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब ट्रांसमिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिफ्लेक्टेंस की क्या होगी, कम होगी। कम जीरो नहीं करनी चाहिए मुझे, रिफ्लेक्टेंस ही कम हो जाएगी। और जब ये पोटेंशियल, ये बैरियर स्टेप, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो हो गया। अब केस 2 लेते हैं। केस 1 था E ग्रेटर देन V0, केस 2 है E लेस देन V0। तो P1 है ट्वाइस एम E लेस देन V0 है, तो ये रियल होगा। P2 है ट्वाइस एम E माइनस V0। जब E लेस देन V0 हो जाएगा, तो E माइनस V0 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस केस में E लेस देन V0 में ये जो ब्रैकेटेड टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाए, नेगेटिव माइनस आ जाए, तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब P2 क्या हो जाएगा, अरे यार कहाँ चला गया,
ये थोड़ा सा मेरा हाथ लग गया था, ऊपर चला गया था, ये आ गया स्टेप पोटेंशियल। इसमें नीचे आते हैं, केस 2 चल रहे थे, केस 1 हो गया था, अब केस 2 पे आने वाले हम। केस 2 डिस्कशन शुरू हो गया था केस 2 का। तो जब E लेस देन V0 होगा तो ये E माइनस V0 जो ब्रैकेट के अंदर होगा नेगेटिव टर्म हो जाएगी, और नेगेटिव माने P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, जो कि क्या होगी इमेजिनरी होगी, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया इमेजिनरी, क्योंकि E माइनस V0 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो जो नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें क्या कर दो, E माइनस V0 को क्या कर दो आप। अब आपको पता है कि E लेस देन V0 है, E लेस देन V0 है, तो आप इसे उल्टा लिख लो, V0 क्योंकि बड़ा है इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर V0 माइनस E लिख लो। तो जब P2 था आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2m E माइनस V0, ये था इस P2 E माइनस V0, इसे हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट माइनस 2m V0 माइनस E, नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो देखो V0 माइनस E अब पॉजिटिव टर्म हो गया क्योंकि E लेस देन V0 था, और ये नेगेटिव साइन आ गया। तो इस नेगेटिव साइन को आई स्क्वायर, क्योंकि -1 इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर, इस नेगेटिव साइन के स्थान पर आई स्क्वायर रख दो। स्क्वायर रूट के अंदर आई स्क्वायर होगा तो आई बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर रूट ट्वाइस m V0 माइनस E हो जाएगा, V0 माइनस ये हो जाएगा, यही लिखा है यहाँ पे। P2 इक्वल टू आई स्क्वायर रूट 2m V0 माइनस E। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे P2 स्टार, तो यह आई के स्थान पर माइनस आई आ जाएगा, ये देखो आई के स्थान पर माइनस आई लिख दिया, और ये हो जाएगा माइनस P2। तो P1 तो रियली रहा लेकिन P2 इमेजिनरी हो गया। तो जब P1 रियल रहा और P2 इमेजिनरी हो गया तो psi1 तो सेम होगा, psi1 जो था उसमें P1 आ रहा था वो तो सेम रहेगा पहले जैसे, लेकिन psi2 बदल जाएगा। psi2 क्या हो जाएगा, psi2 ये था, तो psi2 का जब स्टार लेंगे आप यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, तो पिछले केस में हमने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे लिखा था पिछले केस में लिखा था जहाँ पे आई आ रहा था वहाँ पे माइनस आई लिख दिया था बस। लेकिन अब क्योंकि P2 इमेजिनरी हो गया है इसलिए आप इसका जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो आई के स्थान पर तो माइनस आई लिखेंगे, और P2 के स्थान पे P2 स्टार लिखेंगे, इसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखेंगे क्योंकि ये भी इमेजिनरी हो गया है। तो वही हमने किया, psi2 जो था ये psi2, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया तो psi2 स्टार को लिख दिया, ये लिख दिया, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट C स्टार हो गया, आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस आई लिख देंगे, और P2 की कॉम्प्लेक्स कंजुगेट P2 स्टार लिख देंगे। तो ये सब लिख दिया तो हमें इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही आ गया। और आपको पता है कि P2 स्टार क्या होता है माइनस P2, यानी माइनस P2 स्टार क्या हो जाएगा, यानी माइनस P2 स्टार जो आ रहा है यहाँ पे वो P2 हो जाएगा प्लस में, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस P2 स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस P2 ये हो जाएगा। तो माइनस P2 स्टार की जगह पे प्लस P2 रख दिया तो ये आ गया जी, क्योंकि P2 स्टार क्या है माइनस P2 है। तो psi2 लिख लिया, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख लिया। अब इस psi2 को डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली तो ये आ जाएगा, फिर psi2 स्टार को डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा। आ गए, बिल्कुल ठीक हो गया। अब फिर सेकंड रीजन में करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला था करंट डेंसिटी का। तो यहाँ psi2 स्टार की वैल्यू तो ये यहाँ पर रख दो, डेल psi2 बाई डेल एक्स की वैल्यू ये रख दो, psi2 की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दो, और डेल psi2 बाई डेल एक्स की ये वाली वैल्यू ये रख दो यहाँ पे। ये सारी वैल्यू जब रखोगे तो ये सॉल्व करके 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ट्रांसमिटेंस करंट डेंसिटी इन द सेकंड रीजन इज 0। किस केस में? व्हेन ई वाज ग्रेटर देन या ई वाज लेस देन V0, सॉरी ये सेकंड केस था, ई लेस देन V0 का था। इस केस में Jx जो आ गया 0 आ गया। किस रीजन में? सेकंड रीजन में। ये रहा साइड 2, ये है साइड 2, ये है साइड 2, ये है साइड 2। इसका तो ये क्या है? सेकंड रीजन का है। तो सेकंड रीजन की करंट डेंसिटी Jx 0 आ गई। किस केस में? व्हेन E वाज लेस देन V0। तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। और सेकंड रीजन में जो करंट था वो ट्रांसमिटेड करंट था। ये जो करंट डेंसिटी है किसकी है? सेकंड रीजन की। सेकंड रीजन माने ये सेकंड रीजन है, ये था फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन में केवल ट्रांसमिटेंस था, ठीक है ना। तो सेकंड रीजन की करंट डेंसिटी क्या थी? J2। जब ये जो इंसिडेंट वेव है इसका जो E है, ये E इंसिडेंट वेव की करंट एनर्जी है। जब ये जो E है ये V0 से लेस हो जाएगी। V0 से लेस होने का मतलब क्या है कि ये जो पोटेंशियल स्टेप है इसकी हाइट है V0, ये V0 हाइट है इसकी, इससे कम हो जाएगी पोटेंशियल हाइट से जो इंसिडेंट एनर्जी है ये E। तो पार्टिकल पार नहीं जा पाएगा, यानी ट्रांसमिटेंस क्या हो रहा है? 0। तो E लेस देन 0 पे देर इज टोटल रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस क्या होगा? 0। हैंस ऑल द पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड। तो आपको पोटेंशियल स्टेप समझा दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? पोटेंशियल बैरियर करेंगे। इस लेक्चर को ये ख़त्म करते हैं।